Hello everyone, welcome again to live session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar, and in today's session I will discuss the news analysis of 12th February 2024. So in this session I will discuss the important news regarding your examination, and the first news is Election Commission snatched NCP from its founder, said Sharad Pawar. Basically, NCP एक पॉलिटिकल पार्टी थी और इस पॉलिटिकल पार्टी के जो फाउंडर थे वो शरद पवार जी थे। शरद पवार जी एक सीनियर लीडर हैं एंड अर्लियर ही वाज इन द कांग्रेस, बट इन 1999 he was separated from Congress and he founded his own political party. Recently इनके जो नेफ्यू हैं मिस्टर अजीत पवार, उनके साथ 17 एमएलए उनके साथ गए एंड दे जॉइन द बीजेपी कोalition गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, अर्लियर महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट थी वो शिवसेना की थी और एनसीपी की थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि एनसीपी के 17 एमएलए ने अजीत पवार के साथ मिलकर जो बीजेपी कोalition थी उसको ज्वाइन किया। तो अब फर्स्ट पॉइंट ये था कि अगर हम 10th शेड्यूल देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो 10th शेड्यूल डील करती है एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ, अब ये एंटी डिफेक्शन क्या होते हैं? एंटी डिफेक्शन होता है दल बदल कानून, यानी कि इस कानून को लाने के पीछे पर्पस क्या था कि कुछ हमारे पॉलिटिकल लीडर इस तरह से होते थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में होती थी वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते थे। ठीक है, और वो लोग हमेशा पावर में रहना चाहते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और ये जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को ऐड किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉज हैं हमारे, पहला पॉइंट ये है कि वो 10th शेड्यूल में दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो 10th शेड्यूल में आए ये आए 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। अब तो फिर जब इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आया तो वहां पर एक लीगल क्वेश्चन ये अराइज हुआ। मिस्टर अजीत पवार ने ये कंटेंट किया कि नाउ ही इज द रियल ऑनर ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी नेमली एनसीपी। अब वो एनसीपी के क्या हैं? वो एक रियल ऑनर है। ठीक है, अब जो भी इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट होते हैं, अगर आप आर्टिकल 329 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वो कहता है कि इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता। कोर्ट का इंटरफेरेंस क्यों नहीं होता? रीजन बीइंग दैट देयर इज आर्टिकल 50 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 50 है जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट के और स्टेट के 3 ऑर्गन हैं। पहला ऑर्गन है हमारा लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मिनिस्टर्स लोग हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो कानून को लागू करते हैं, और थर्ड होता है जुडिशरी जो कानून का पालन कराती है तथा उन लोगों को पनिश करती है जो कानून का पालन नहीं करते हैं। इसलिए आर्टिकल 50 के अनुसार जो कि बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, हमारे जो तीनों ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट किया गया है। आर्टिकल 329 ये कहता है कि जो भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होंगे या इलेक्शन से संबंधित डिस्प्यूट होंगे, वो पहले डिसीजन उन पर जो डिसीजन होगा वो पहले डिसीजन लेने का राइट होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो जब ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नेमली एनसीपी ये पहुंचा इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन दिया कि मिस्टर अजीत पवार लेड फैक्शन इज द रियल ऑनर और लेजिटिमेट ऑनर ऑफ एनसीपी।
तो क्या कहा उसने कि जो मिस्टर अजीत पवार हैं वो क्या हैं, वो उसके लेजिटिमेट ऑनर है। लेजिटिमेट ऑनर का मतलब लीगल ऑनर है कानून के हिसाब से। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो शरद पवार है वो उसके ऑनर नहीं थे। अब मिस्टर शरद पवार ने ये एक एलिगेशन लगाया है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जिसको उन्होंने फाउंड किया था उसको इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेकिन टिल डेट तक इस पॉलिटिकल पार्टी के जो रियल ऑनर हैं वो अजीत पवार हैं एज पर द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हमने 2-3 इंफॉर्मेशन आपको दी। एक इस पे एक डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। केस का नाम है किहोतो होलोहन वर्सेस जैक चिल्हू। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, किहोतो होलोहन वर्सेस जैक चिल्हू। तो जब भी ये केस आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपको मेंशन करना है कि दिस केस इज रिलेटेड टू द 10th शेड्यूल और 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। एवरेज एनुअल सिटिंग डेज इन लोकसभा डाउन टू 55। देखिए जो हमारी लोकसभा है उसकी जो एनुअल सिटिंग है वो अब कम हो गई है कुछ रिसेंटली, यानी कि पर्टिकुलरली 17th लोकसभा में। अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं दो लोकसभा में, तो जो हमारी फर्स्ट लोकसभा थी और फर्स्ट लोकसभा के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी। और उस टाइम पर फर्स्ट लोकसभा में जो एवरेज सिटिंग थी वो एक साल में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो 135 डेज बैठते थे, पार्लियामेंट में बैठा करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम 17वीं लोकसभा का डेटा देखें तो यहाँ पर 17 लोकसभा में केवल 55 डेज ही एवरेज सीटिंग हुई है, यानी कि एक साल में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो केवल 55 डेज ही बैठे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, इसके लिए जो कम बैठकें हुई हैं उसका रीजन ये बताया गया कि जो पेंडेमिक आया था, यानी कि कोरोना जो आया था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। अब हम देखते हैं लोकसभा के 15 सेशन में से 11 सेशन को एडजॉर्न कर दिया गया है अर्ली। टोटल 15 सेशन से 15 में से 11 को जल्दी एडजॉर्न कर दिया गया, ठीक है। और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि जो 40 शेड्यूल्ड सीटिंग थी उनको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। अब हम आते हैं 2020 में। तो पार्लियामेंट 2020 में केवल 33 डेज ही बैठी है, यानी कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 2020 में केवल 33 डेज सीटिंग की है। अब ये कहते हैं जो हमारा 17th लोकसभा है वो उसने बिना डिप्टी स्पीकर के काम किया है, जबकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 डिप्टी स्पीकर की प्रेजेंस होना सेशन के लिए मैंडेटरी है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है दैट वाज नॉट कंप्लाइड विद। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर या नेक्स्ट पॉइंट पर। जनरली जो हमारे बिल पास किए जाते हैं तो बिल पास करने का प्रोसीजर क्या होता है, देखिए उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे बिल्स हैं वो दो तरह से पास होते हैं, एक होते हैं हमारे गवर्नमेंट के बिल, ठीक है, और एक होते हैं हमारे प्राइवेट मेंबर्स बिल। अब हम दोनों को समझते हैं। गवर्नमेंट बिल का मतलब है वो बिल जो सरकार लाना चाहती है, जैसे हमारा टेलीग्राफ एक्ट हो गया, डिजिटल इंडिया एक्ट हो गया, इस तरह से, ठीक है। इन बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है कंसर्न मिनिस्टर के द्वारा। मिनिस्टर कौन थे? एग्जीक्यूटिव। तो अगर गवर्नमेंट किसी बिल को लाना चाहती है तो उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा मिनिस्टर के द्वारा। इसका काउंटर पार्ट होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो जो प्राइवेट मेंबर्स बिल होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे एमपीज के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी है
कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, बी इट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है। और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बिल जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और जो हमारे प्राइवेट मेंबर्स बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे एमपी के द्वारा या एमपीज के द्वारा। अब प्राइवेट जो बिल्स होते हैं उनका कंसर्न क्या होता है? तो प्राइवेट बिल का कंसर्न ये होता है कि वो जो हमारे अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको इस बारे में थोड़ा सा अवेयर करें कि किस तरह की पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है देश में, और या कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिन पर सरकार काम नहीं कर रही है, तो और वो मैटर देश के इंटरेस्ट के लिए मैंडेटरी है, तो ऐसे बिल को प्राइवेट मेंबर्स बिल हम कहते हैं, ठीक है। अब जनरली जब बिल पास होते हैं तो बिल पर डिबेट्स होती हैं। डिबेट्स बिल पर क्यों होती हैं? क्योंकि जब कोई बिल पास हो जाएगा और सिग्नेचर हो जाएंगे उस पर प्रेसिडेंट के, तो वो बिल क्या होगा? वो बिल देश का कानून बन जाएगा, ठीक है। अब जब कानून बन जाएगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस सभी पर होगा, यानी कि सभी पर्सन और सभी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए वो मैंडेटरी हो जाएगा कि उसको मानना पड़ेगा, इसलिए उस पर डिबेट होती है। लेकिन हमारे जो 58% बिल हैं, दे दीज बिल वर पास्ड विद इन 2 वीक्स ऑफ देयर इंट्रोडक्शन, यानी कि इन पे डिबेट काफी कम हुई, यानी कि उनको 58% जो बिल्स थे हमारे उनको केवल 2 वीक में ही पास कर दिया गया। नेक्स्ट है 35% बिल वर पास्ड विद लेस देन 1 आवर फॉर डिस्कशन इन लोकसभा, यानी कि 35% बिल को बहुत ही जल्दी पास कर दिया गया और जिन पर 1 घंटे से भी कम डिस्कशन हुआ। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, प्राइवेट मेंबर बिल हमने आपको डिस्कस कर दिया। इन 705 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए राज्यसभा में, और जिन पे केवल 14 पर ही डिस्कशन हुआ, ठीक है। और अगर हम देखें 17वीं लोकसभा में 729 प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन उन पर डिस्कशन केवल किस पर हुआ? 2 पर हुआ। सिमिलरली राज्यसभा में 705 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए और उन पर डिस्कशन कितना पर हुआ? केवल 14 पर हुआ। 1970 से किसी भी प्राइवेट मेंबर बिल को पास मतलब नहीं किया गया है इफेक्टिवली, और उसको एसेंट भी नहीं मिली है, तो अब तक केवल 14 प्राइवेट मेंबर्स बिल ही पास हुए हैं, यानी कि 1970 से हजारों प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए होंगे, लेकिन उनमें से केवल कम को ही पास किया गया है। ये प्राइवेट मेंबर बिल है जो हमने बताया आपको। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंश्योर फेयर इक्विटेबल इवैल्यूएशन प्रोसेस इन NEXT। अब ये क्या है? नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। अब इस हम टेस्ट के बारे में समझते हैं। ये टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है MBBS में, ठीक है। तो अभी जब कोई भी स्टूडेंट MBBS करना चाहता है तो आफ्टर 12th वो नीट का एग्जाम देता है, और नीट के एग्जामिनेशन के बाद वो या तो गवर्नमेंट कॉलेज से करेगा या प्राइवेट कॉलेज से करेगा। अब जब गवर्नमेंट कॉलेज से करेगा तो वहां पर ऐसा हम मानते हैं कि एजुकेशन थोड़ी बेटर होती है इन कंपैरिजन टू द प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये एक जनरल परसेप्शन है, ठीक है। तो अब उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिस टेस्ट का नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये क्या होगा? ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे MBBS के, उनका ये टेस्ट लिया जाएगा। तो इस टेस्ट का पर्पज क्या है कि जैसे ही मतलब वो MBBS का फाइनल ईयर देंगे तो वो डॉक्टर बन जाएंगे। अब डॉक्टर बन जाएंगे तो वो हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस भी करेंगे, तो वहां पर उनकी जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसको चेक किया जाएगा कि क्या वो वास्तव में मतलब उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी है कि वो देश को सर्व कर सके और किसी पेशेंट के साथ कुछ गलत ना कर पाए। तो इस टेस्ट का मेन पर्पज ये है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये टेस्ट पहली बार किया जा रहा है तो इस पर गाइडलाइंस ये दी गई हैं कि इस टेस्ट का जब इवैल्यूएशन होगा तो थ्योरेटिकल नॉलेज पर एम्फेसाइज किया जाएगा एंड रोट मेमोराइजेशन इन एग्जाम
However, the implementation of next was deferred in July 2023 on the advice of ministry. तो ये लास्ट ईयर नहीं हुआ था और इसमें कंसर्न क्या है कि इसका जो इवेल्युएशन होगा वो एक यूनिफॉर्म वे में होगा, ताकि इसका ना तो कुछ स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा और ना ही कुछ स्टूडेंट के लिए डिसएडवांटेजेस होगा। Stop referring, now we come to the next news. This is stop referring to trial court as lower court, Supreme Court to registry. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन क्या है कि अभी तक जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री डिपार्टमेंट था, वो जो लोअर कोर्ट, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज द एपेक्स कोर्ट, मींस देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, और इसके नीचे आने वाले जो भी कोर्ट हैं वो कोर्ट हैं लोअर कोर्ट हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे कोर्ट को लोअर कोर्ट के नाम से या ऐसे कोर्ट के रिकॉर्ड को लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड के नाम से ना बोला जाए, बल्कि इनकी जगह लोअर कोर्ट रिकॉर्ड की जगह या लोअर कोर्ट की जगह ट्रायल कोर्ट वर्ड यूज किया जाए। तो अब इट इज मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्री डिपार्टमेंट कि वो किसी भी कोर्ट को लोअर कोर्ट रेफर नहीं करेंगे, रादर दे विल कॉल देम द ट्रायल कोर्ट। सिमिलरली देयर जो रिकॉर्ड्स हैं they will be called the records of trial court. Now we come to next news. Netanyahu promises safe passage to Palestinian ahead of Rafah operation. तो जैसा आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास एक ग्रुप है जिस ग्रुप को कुछ जो कंट्रीज हैं वो एक टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, उसने इजराइल पर अटैक किया था और जिसमें अराउंड 1400 पीपल मार दिए गए थे। उसके बाद इजराइल ने भी उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसके भी हजारों लोगों को मारा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेजेंट पोजीशन क्या है कि प्रेजेंट पोजीशन ये है कि इजराइल अपने उस ऑपरेशन को राफा टाउन, गाजा के जो साउदर्न टाउन है राफा, उसकी तरफ एक्सटेंड करना चाहता है, लेकिन उसने इजराइल ने ये प्रॉमिस किया है कि जो सिविल पॉपुलेशन है वो आराम से वहां से निकल सकती है और उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यहीं पर जो जैसे ही डिसीजन आया है इजराइल का, इसको काउंटर किया है हमास ग्रुप ने और उसको वार्निंग भी दी है कि अगर आपका ऑपरेशन राफा की तरफ बढ़ेगा तो जो इजराइल और हमास के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। Now we come to next. The pattern of global warming are more important than its level. तो यहाँ पर क्या है कि अभी जो हमारे एक टारगेट ये है कि ग्लोबल वार्मिंग पहले होती क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग होती है जब कुछ गैसों की वजह से, ठीक है, जिनको हम ग्रीन हाउसेस गैस कहते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इनकी वजह से जब ये एटमॉस्फेयर में हो जाती हैं उसका रीजन क्या होता है कि जैसे कि हमारा बर्निंग फॉसिल फ्यूल है वो जलता है, उसकी वजह से धुआं आता है, और डिफोरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये तीन इसके मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के। इन तीन एक्टिविटीज से मेनली ये गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस जो है आगे स्पेस में नहीं जा पाती और ये हमारी अर्थ पर ही रह जाती हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ये हमारी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग के कुछ और ज्यादा ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर का पिघल जाना, सी का वाटर लेवल बढ़ जाना। और जब सी का वाटर लेवल बढ़ जाता है तो बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि सी लेवल के आसपास हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को, ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है तो इसको कलेक्टिव सॉल्यूशन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि अभी जो इसका जो टेम्परेचर है हमारी पृथ्वी का वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ठीक है, तो इसको कम करना एक टारगेट है। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट है उनका कंसर्न ये है कि हमको इस तरह की लिमिट नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमको ये सोचना चाहिए
कि ग्लोबल वार्मिंग का पैटर्न क्या है और किन किन चीजों से ये हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने ये सजेशन दिया है कि इसका हमको एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट ना रखकर लाइक 1.5 डिग्री सेल्सियस और 1.75 डिग्री सेल्सियस, रादर वी शुड अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, and if we will understand this pattern, then we can do it in a better way, or we can reduce the global warming in a better way. Now we come to next news. Sri Lanka's ban on foreign ship was to build technical capacity. तो रिसेंटली जो ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है पर्थ में, वहां पर श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर थे MUM अली सेब्री। इन्होंने ये कहा है कि जो श्रीलंका का डिसीजन है जिसमें उन्होंने ये एक लिमिट लगाई है कि कोई भी रिसर्च वेसल श्रीलंका से पास नहीं होगा, तो उनमें उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसके लिए ना तो इंडिया की तरफ से उन पर प्रेशर था और ना ही चाइना की तरफ से उनको प्रेशर था, बल्कि उनका ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीलंका एक सॉवरेन कंट्री है, तो श्रीलंका अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन ले सकता है विदाउट एनी फियर। तो उन्होंने कहा है कि ये जो डिसीजन हमने लिया है रिगार्डिंग द बैनिंग ऑफ रिसर्च शिप, तो ये किसी कंट्री के प्रेशर में नहीं लिया है, बल्कि हमने अपनी टेक्निकल कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए लिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो श्रीलंका में 1-2 साल पहले वो आया था, इकोनॉमिक रेसेशन आया था, उसके लिए उनको लोन वगैरह की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए उनको जरूरत है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट देश में आए। तो वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने के लिए उनको लोन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको उस तरह से सपोर्ट किया जाए, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा, टेक्निकल कोलैबोरेशन के द्वारा, नॉलेज शेयरिंग के द्वारा, और उनको ज्यादा क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है। So dear students, that's all for today. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.